a black hole, number 1. Number 2, stars, ठीक है। नंबर 3 पे आपका आएगा, देखें जैसे कोई चीज पैदा होती है उस तरह से मरती भी है। ये बात आपको समझ आ गई? जिस तरह से जो चीज कभी पैदा होती है तो वो मरती भी है। द सेम इज ट्रू फॉर स्टार्स। ये ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, स्लाइड आ जाएगा आप लोग। एक तो आप लोगों को ना स्लाइड्स की बड़ी जल्दी रहती है, हालांकि स्लाइड्स आपके किसी काम के नहीं है सिवाय इसके कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। सबसे जरूरी चीज ये है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आपके दिमाग के अंदर एक नक्शा सा, ब्लूप्रिंट सा बन जाए कि भाई ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसका बिल्कुल बेसिक ब्लूप्रिंट और उसका जो बिल्कुल बेसिक मैप है वो ये है। इसके ऊपर जो है फिर आप बाकी बिल्डिंग को खड़ा करेंगे। तो स्लाइड्स हो गई, बुक्स हो गई, दे ऑल कम लेटर। यू शुड नॉट बी सो वरिड के सर स्लाइड्स दे रहे हैं, स्लाइड्स दे रहे हैं। अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, ये तो लंबा टॉपिक है ना, तो अभी आपने पढ़ना है, इसको समझना है। स्लाइड विल कम वे 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 लेटर। तो आपको बजाय इसके कि अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें, आपको स्लाइड की पड़ी हुई है। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ काइंडली आप इस पे तवज्जो दें, बिकॉज आई एम टीचिंग यू एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेट एनर्जी। क्योंकि एक एक चीज मुझे 4-4 मरतबा रिपीट करनी पड़ रही है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के बारे में वो ज़रा डेवलप हो जाए। तो व्हाइल आई एम डूइंग दैट आई वांट यू टू पे ऑल द अटेंशन, योर अनडिवाइडेड अटेंशन, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि पहले तो सबसे पहले आपने वो 6 वर्ड्स तो याद कर लिए। फिर आपने कहा कि ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्लैक होल, नंबर 1, ब्लैक होल के इर्द स्टार्स घूमते हैं, नंबर 2। तीसरा जो है मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स दैट इज बॉर्न एंड दैट डाइज, द सेम इज ट्रू फॉर अ स्टार। एक स्टार जो है वो पैदा होता है और एक स्टार जो है वो मरता है, ठीक है। जब स्टार मर जाता है तो ऐसे जैसे आप देखें ना, ह्यूमन बॉडी को आप दफन करते हैं तो 3, 4, 5, 6, 7 हज़ार साल बाद या इवन मिलियंस ईयर्स लेटर आपको कहीं से स्केलेटन मिलता है, उसके रेमनेंट्स मिलते हैं, बाकियात मिलते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर स्टार। जब स्टार एक्सप्लोड हो जाता है एज अ सुपरनोवा, when it explodes as a supernova at the very end, the remnants of stars can still be seen with a telescope. वो डिस्पर्स होने में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है, जो उसके पीछे बैकग्राउंड रेडिएशंस, कॉस्मिक रेडिएशंस वगैरह रह जाती है ना, तो वो डिस्पर्स होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप टेलीस्कोप उठाते हैं तो यू कैन एक्चुअली टेल कि यहाँ पे कोई स्टार जो है उसकी डेथ हुई है, सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ था, और ये उसके जो है ना ये ट्रेसेस मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेलर रेमनेंट। रिजवान अफजल, अभी मैंने आपसे कहा है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उस पर थोड़ी तवज्जो दे दें। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है। कैन यू, आई मीन, कांट यू जस्ट होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल? हाउ डिफिकल्ट कैन दैट बी? इसको बोलते हैं स्टेलर रेमनेंट। रेमनेंट्स बाकियात होती हैं। स्टेलर मींस स्टार, एनीथिंग दैट सेज स्टेलर इट मींस स्टार। फॉर एग्जांपल मेकअप आता है ना, उसको कहते हैं स्टेलर डस्ट। स्टेलर ब्रांड है कोई मेकअप का, हम कहते हैं स्टेलर स्टडीड परफॉर्मेंस, मतलब स्टार स्टडीड परफॉर्मेंस थी, कहीं पे बहुत सारे फिल्मी सितारे आ जाएं, हॉलीवुड बॉलीवुड, हम कहते हैं स्टेलर स्टडीड। तो एनीथिंग दैट्स अ स्टेलर, हाँ, एनीथिंग दैट्स अ स्टेलर। Is there a distortion? Rahman says there is a distortion in my voice. No? No. Everybody is unanimously telling me it's clear. So Rahman, maybe you would just consider dropping out and then joining back. ठीक है? अच्छा, तो अब तीसरी चीज आपको क्या मिलेगी when you travel through a galaxy?
पहली चीज जो आपको मिलेगी वो होगी ब्लैक होल। सेकंड आपको जो मिलेगी स्टार्स रिवॉल्विंग अराउंड दी ब्लैक होल। तीसरी चीज जो आपको मिलेगी वो होगी स्टेलर रेमनेंट्स। जब स्टार की डेथ हो जाती है तो उसके जो बाकियात होते हैं, जो रेडिएशंस होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, तो वो फुली डिस्पर्स होने में या फुली जो है वो वैनिश होने में उस साइड से इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। हाँ, तो वहाँ पे आपको स्टेलर रेमनेंट्स भी मिलेंगे। कभी आप टेलीस्कोप उठा के देखें तो यू वुड बी एबल टू टेल और यू वुड बी एटलीस्ट एबल टू सी कि यहाँ पे कोई स्टार था जिसकी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, डेथ हो गई उस स्टार की, और ये स्टेलर रेमनेंट, ये बाकियात उसके रह गए हैं। I mean, millions of stars are born every day and millions of stars die every single day. Clear? ठीक हो गया। अब स्टार डेथ के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। मुझे ये बताएं कि स्टार पैदा कैसे होता है। मरियम मुख्तार, सुपरनोवा बाद में आएगा बच्चे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सुपरनोवा जो होता है क्या होता है, सुपरनोवा अगर कोई स्टार सुपरनोवा नहीं कर सकता तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में आप लोग पढ़ेंगे ना। ये हर चीज जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग ब्लैक होल वो भी हम पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग स्टेलर रेमनेंट्स इन सुपरनोवा वो भी हम पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग द बर्थ ऑफ अ स्टार यानी कि अ नेबुलाई वो भी हम पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग प्लैनेट्स जो अभी हमने आगे पढ़नी है, इंक्लूडिंग डार्क प्लैनेट्स वो भी पढ़नी है, सैटेलाइट्स भी हमने पढ़ना है, हमने स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज इंक्लूडिंग कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। लेकिन आप सिर्फ फॉर द लव ऑफ गॉड आप तवज्जो जो है वो अपनी रखें। हाँ, मुझे लगता है दैट I'll have to disable this chat for a while because you people will not stop। आपका ध्यान जो है ना वो फिर इधर उधर की बातों पे लगा रहेगा। यू विल बी आस्किंग मी रेलेवेंट क्वेश्चंस और आप ये टॉपिक नहीं कवर कर सकेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है प्लीज चैट में भी ना लिखिए, वो अपने पास बुक में नोट कर लें। आई कैन आंसर देम फॉर यू एट द एंड ऑफ दिस सेशन, बट प्लीज डोंट डिस्टरप्ट मी और इसको जरा जो मैं कह रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, अब एक तो हो गया स्टेलर रेमनेंट, फिर इस तरह से अ स्टार इज बॉर्न। जिस स्टार की डेथ होती है ना उसका स्टार पैदा भी होता है। तो स्टार कैसे पैदा होता है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं किसी भी स्टार को पैदा होने में, बनने में। इनिशियली वहां पे गैसेस इकट्ठी होती हैं, फिर एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, मैटर इकट्ठा होता है, डस्ट इकट्ठा होता है, और वो डस्ट और वो गैसेस और वो एलिमेंट्स और वो मटेरियल जो है ओवर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स एक ही जगह में इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और जिस तरह हमारे क्लाउड्स होते हैं, काले काले क्लाउड्स होते हैं, उस तरह से ये डस्ट वगैरह एक जगह पे इकट्ठा होता रहता है। उसमें गैसेस होती हैं, उसमें एलिमेंट्स होता है, उसमें मैटर होता है, एंटी मैटर होता है, सारी चीज़ें उसमें इकट्ठी होती रहती हैं एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स वो उसमें इकट्ठी होती रहती हैं। अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़ा क्लाउड सा बन जाता है विच बिकम्स अनस्टेबल एंड with a spark it starts glowing and we say that a star is born। ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट आपको मैंने ये आइडिया देना था। इसको कहते हैं नेबुलाई। ये अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दिस इज अ नेबुलाई। अब भी अगर हम यहाँ से देखें ना तो ऐसे ऐसी चीजें मतलब नेबुलाई जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं स्पेस में। इन कमिंग मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स, in the coming millions and billions of years they will develop in a star। हमारा सन भी इनिशियली ऐसा था। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप इसको देख लें। ये नेबुला है, दिस इज व्हाट अ नेबुला लुक्स लाइक। अब जो स्टार्स डेवलप हो रहे हैं वो ये हैं। करंटली दो स्टार्स विच आर बीइंग डेवलप्ड आर दीज। ये आपको नजर आ रहा है, डस्ट, मैटर,
elements, antimatter, all are being collected in one place. और ये जो आपको यहाँ से यहाँ नजर आ रहा है ना, अगर आप लाइट की रफ्तार से चलते रहें तो it will take you millions of years to cover this distance. The diameter is millions of years apart. स्पेस में होती है ना, कलेक्ट होती रहती है, इसके साथ ऐड होती रहती है. दिस इज दी पिलर्स ऑफ क्रिएशन इसको कहते हैं. दिस इज अ नेबुला. ठीक है, तो ये जो डस्ट होती है जो कि जमा होती रहती है, इसको क्या कहते हैं? नेबुला. व्हाट इज दिस कॉल्ड? ह्यूमन आई की तरह ये नेबुला है, ऐसा है या नहीं है? है ना? इसमें और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ. नेबुला बहुत प्यारे होते हैं, दे आर वेरी प्रिटी. इफ आई कैन फाइंड देम, लेट मी जस्ट टाइप. ओके रुके, मैं इस पर टाइप कर दूं. बटरफ्लाई. हाँ, दिस इज अ बटरफ्लाई नेबुला. इजंट इट प्रिटी? Cat's eye nebula. This looks like the eye of a cat, doesn't it? This is actually the making of a star. This is a star in making. मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें चीजें ऐड होती रहेंगी. और उसमें क्या होगा? एंड पे जाके बहुत बड़ा क्लाउड बन जाएगा and will become unstable, and then there will be a spark in it, and all of a sudden the hydrogen in it will start, the fusion reactions will start burning like a star. So this is the making of a star. उमर फारूक ने लिखा है, a nebula is an enormous cloud of dust and gas occupying the space between the stars and acting like the nursery of a star. तो ये एक नर्सरी होती है स्टार की. It is actually, a nebula is nothing but it is a star in making. जैसे हमारा यूनिवर्स जो है वो कितने साल पुराना है? 14 बिलियन ईयर्स. लेकिन हमारा सोलर सिस्टम यानी कि हमारा स्टार जो है, इट इज ओनली 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. तो इट मींस के 9.5 बिलियन ईयर्स के लिए आफ्टर द यूनिवर्स वाज बॉर्न, हमारा नेबुला जो था, जो आज हमारा स्टार है, ये नेबुला जो था ये एनरिच हो रहा था विद डस्ट, विद एलिमेंट्स, विद गैसेस एटसेट्रा. अब समझ आ गई आपको? If you would let me take this call, कहीं से कॉल आ रही है. हेलो.
Sir, can you repeat the last thing you said? The last thing I said was Allah Hafiz on the phone. Did you want to hear that? Did you want to hear that? What? अच्छा lecture में. Please repeat the last point. 14 billion years. हाँ. अब जब हमारा सोलर सिस्टम्स हमारा यूनिवर्स बना ना, बिग बैंग हुआ, दैट वाज 14 बिलियन ईयर्स अगो. बिग बैंग से तमाम कायनात जो है ना वो क्या हुई, वजूद में आ गई. लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम है, दिस इज ओनली 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. यानी कि हमारा सूरज और ये प्लैनेट्स जो हैं, दे आर ओनली 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. ठीक हो गया. इट मीन्स के हम यूनिवर्स के कितने बाद बने हैं, बिग बैंग के कितने साल बाद बने हैं. नहीं, देयर वर स्टार्स बट एक्चुअली हमारा सन वहां पे नहीं था. कोई और स्टार्स होते होंगे. स्टार्स तो होते होंगे लेकिन हमारा सन एटलीस्ट उस टाइम नहीं था. तो हमारा सन जो है वो बना तकरीबन 9.5 बिलियन ईयर्स लेटर. एंड आई थिंक ये वही टाइम था जो कि हमारे सन का नेबुलाई जो था वो गैस और डस्ट और एलिमेंट्स इकट्ठे हो रहे थे. एंड इट टुक देम एटलीस्ट 9.5 बिलियन ईयर्स टू रीच अ पॉइंट वेयर इट बिकम अनस्टेबल और उसमें आग लगी और वो आग आज तक जल रही है. ठीक है. ऑल राइट. तो यहां तक समझ आ गई आपको कि नेबुलाई क्या है. फिर मुझे ये बताएं कि गैलेक्टिक सेंटर के इर्द गिर्द क्या चीज घूम रही है. व्हाट इज रिवॉल्विंग? स्टार्स. वेरी गुड. और स्टार्स के इर्द गिर्द क्या चीज घूम रही है? प्लैनेट्स. वेरी गुड. तो सिर्फ प्लैनेट्स तो नहीं है ना, डार्क प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं. ठीक है. प्लैनेट्स एंड डार्क प्लैनेट्स, दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं. बड़े प्लैनेट होते हैं, एक छोटे होते हैं. अगर आप में से किसी को नहीं था पता तो आज पता लग गया है ये लेक्चर देने के बाद. तो प्लैनेट्स भी, उसके बाद इट मींस के प्लैनेट्स भी गैलेक्सी में आएंगे. ठीक है. फिर इसके बाद डार्क प्लैनेट्स भी गैलेक्सी में होंगे. फिर मुझे ये बताएं कि इन प्लैनेट्स और डार्क प्लैनेट्स के इर्द गिर्द क्या चीज घूमती है? सैटेलाइट्स. वेरी गुड. दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं ना. जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उसको तो हम मून कहते हैं. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो वही हैं जो हमने ऊपर चढ़ाए हुए हैं. बिल्कुल. सन भी इसी, क्यों सन इस गैलेक्सी का हिस्सा नहीं है? सन भी इसी गैलेक्टिक सेंटर यानी कि गैलेक्सी के सेंटर, गैलेक्टिक सेंटर मींस गैलेक्सी के सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहा है. ये बात आप समझ लें दैट एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग. ब्लैक होल है, उसके इर्द गिर्द स्टार्स घूम रहे हैं. एंड ऑल द स्टार्स ऑफ द गैलेक्सी दे आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द ब्लैक होल. और हम लेते हैं एटलीस्ट 250 से 270 terrestrial years to revolve to complete the revolution around galactic center. यानी कि हम 250 से 270 मिलियन ईयर्स तक, ठीक है, हम क्या करते हैं? रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं. ठीक हो गया. तो जैसे आप देखें ना जी, गैलेक्सी तो बहुत पुरानी होगी ना. जब बिग बैंग हुआ होगा तो गैलेक्सी में तो स्टार बने होंगे. लेकिन ये भी आप देख लें कि गैलेक्सी के स्टार जो है आए दिन मरते भी हैं और बनते भी हैं. तो गैलेक्सी पुरानी होगी लेकिन स्टार्स कुछ पुराने मर गए होंगे और कुछ नए ऐसे हैं जो कि बनेंगे. अब ठीक हो गया. Yes, revolution around the galactic center.
तो अब जो वो डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी कि पहले 6 वर्ड्स क्या हैं जो आपने याद करने हैं, वो 6 वर्ड्स क्या हैं जो आपने याद रखने हैं? अ गैलेक्सी इज अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम। अब आप जो है ना सीक्वेंस में चलें, कंसिस्टिंग ऑफ, सेंटर में क्या है? ब्लैक होल, वेरी गुड। फिर उसके बाद ब्लैक होल से इर्द गिर्द क्या चीज घूमती है? स्टार। जो स्टार्स मर गए हैं उनका क्या है? स्टेलर रेमनेंट्स, वेरी गुड। और जो बन रहे हैं उनको क्या कहते हैं? नेब्यूलाए। तो स्टार की डिस्कशन यहां पे खत्म हो गई। फिर आगे अब स्टार से इर्द गिर्द क्या घूमता है? प्लैनेट्स एंड डॉर्फ प्लैनेट्स। डॉर्फ, DAWRF, डॉर्फ प्लैनेट्स, DWARF, डॉर्फ प्लैनेट्स। ठीक है। तो डॉर्फ प्लैनेट्स, इसके फिर डॉर्फ प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द क्या चीज घूमती है? सैटेलाइट्स, वेरी गुड। और एंड पे आपने लगाना है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, यानी कि एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। ये भी सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो अब आपकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है गैलेक्सी की। आपको किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसको पहली लाइन को अब आप पढ़े, अब आपको क्लियर हो गया। अ गैलेक्सी इज अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम कंटेनिंग अ ब्लैक होल, स्टार्स, स्टेलर रेमनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट यानी कि नेब्यूलाए, प्लैनेट्स एंड डार्क प्लैनेट्स, small solar system bodies, satellites, etc. are all contained in a galaxy. अब आपको गैलेक्सी की डेफिनेशन याद करने की जरूरत है नहीं। और चूंकि ये अब आप लोगों ने बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर करके आपने ये सीखा है, तो आई डोंट थिंक ये कभी आपको भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है ना? अब ये 250 से 270 ईयर्स की कहानी ये है कि ये बिल्कुल बीच में यहाँ पे होगा ब्लैक होल। लेकिन चूंकि यहाँ पे ब्लैक होल की पावर इतनी ज्यादा होती है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन स्टार्स का यहाँ पे होता है। ये तो जब आप इन स्टार्स के बीच में जाएंगे तब आप ब्लैक होल तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो ये बहुत ब्राइट नजर आएगा बिकॉज ऑफ दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्स जो कि उस ब्लैक होल ने अपने इर्द गिर्द लगाए हुए हैं। हम रहते हैं यहाँ पे, इन दिस आर्म। तो ये हम यहां से जो है ना ये गैलेक्टिक सेंटर के गिर्द ये तमाम गैलेक्सी जो इस तरह चक्कर काट रही है, सारे स्टार्स, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द ब्लैक होल इन द सेंटर। तो हमारा सन इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, हम प्लैनेट्स और डार्क प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, और स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज भी, और हमारे सैटेलाइट जो हैं वो हमारे प्लैनेट्स और डार्क प्लैनेट्स के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। अब आपदा पूछ रही कि फिर वो कौन सी जगह है स्पेस में जिधर ग्रेविटी ना हो? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्पेस में कौन सी जगह जहां पे ग्रेविटी ना हो? बिटवीन द स्टार्स। बट दैट एक्चुअली दैट gravity will work on stars and other big bodies but not on smaller ones. ठीक है। ऑन स्मॉलर बॉडीज मतलब आप जब स्पेस में बाहर चले जाते हैं बिटवीन द स्टार्स जो आपकी जगह होती है, तो जो ये हाउ मेनी आर्म्स डज अ गैलेक्सी हैव? नहीं, आर्म्स, आर्म्स तो कितनी भी हो सकती हैं गैलेक्सी? वेल, ओके, चलो एक मिनट सब्र। तो ये चार्ट करेगा और यहां कंप्लीट करेगा। ठीक है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं या नहीं? ओके।
अब कुछ चीजें हैं जिस पे मैं आपको आपकी अटेंशन मुझे चाहिए। सबसे पहले जब आपको उन्होंने बता दिया कि अब गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी आपने सीख लिए कि गैलेक्सी के बीच में क्या होता है, एक ब्लैक होल होगा, ब्लैक होल के इर्द गिर्द जो हैं वो स्टार्स घूमेंगे, और जब आप ट्रैवल करेंगे आपको स्टेलर रेमनेंट्स भी नजर आ जाएंगे, और आपको न्यू स्टार्स भी नजर आ जाएंगे जो बनने वाले हैं इन कमिंग मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स। और आपको जो है प्लैनेट्स, डार्क प्लैनेट्स, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज और सैटेलाइट्स एक्सेट्रा नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये गैलेक्सी बन गई। और एक गैलेक्सी में यानी कि मिल्की वे में 4 to 500 बिलियन स्टार्स हैं, यानी कि 4-5 ट्रिलियन स्टार्स, 4 ट्रिलियन स्टार्स मौजूद है सिर्फ एक गैलेक्सी में। ठीक है ना, अराउंड 4 ट्रिलियन स्टार्स मौजूद हैं एक गैलेक्सी में। ओके, ऑल राइट। सो अवर अर्थ इज वन ऑफ द स्टार्स इन द अमंग। अच्छा, अब मैं आपको क्या कहूं, मुझे ये बताएं कि अर्थ जो है ये स्टार है? वुड यू रियली से दैट? ये किसने आपको बता दिया कि अर्थ जो है वो स्टार है? अर्थ इज अ प्लैनेट, सन इज अ स्टार। अगर हम लोग स्टार्ट ही यहां से ले रहे हैं कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इन 4 ट्रिलियन में से अर्थ एक स्टार है, तो फिर क्या होगा? हम्म सूरज की तरफ 4 ट्रिलियन स्टार सिर्फ मिल्की वे में मौजूद हैं। तो अगर वो आपसे पूछें कि ये जो आपके गैलेक्सीज हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज आर देयर? तो इनिशियली देयर वर लाइक लेट्स से 3 galaxies, spiral, elliptical, lenticular, and then there was a fourth type of galaxy known as the irregular galaxy. अब इस हर एक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी जो मिल्की वे है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्पाइरल गैलेक्सी। जब आप दूर से देखेंगे, दिस इज, does every star form its own solar system? Yes, a star may have a solar system or a star may not have a solar system. जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। और जिन्होंने सोलर सिस्टम बनाए भी होंगे तो द प्लैनेट्स में वेरी, आई मीन द नंबर ऑफ प्लैनेट्स में वेरी। So if you would look at a spiral galaxy, this is what a typical galaxy looks like. There are arms, actually they are sprouting out of the center. तो मुझे ये बताएं कि सोलर सिस्टम मिल्की वे के कौन से आर्म में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट लॉस्ट इन स्पेस समडे, you're here or you're here or here or here, and you want somebody to take you back to home, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि आपका घर जो है या आपका सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे की कौन सी आर्म में मौजूद है। क्योंकि अगर आप गलत आर्म में चले गए तो देन इट वुड टेक यू मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाइट ईयर्स, टू ट्रैवल फ्रॉम वन आर्म टू अनदर आर्म। ठीक है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है दैट इज अराउंड 100 to 180 लाइट ईयर्स। मतलब अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे मिल्की वे के, तो आपको कम से कम 100 से 180 लाइट ईयर्स तक मतलब ट्रैवल करना पड़ेगा। तो लैंडिंग इन एक्चुअली मीन यू विल नेवर गेट टू होम। लाइट ईयर मीन्स कि आप लाइट की रफ्तार से चलते रहें। मतलब एक साल में लाइट कितना फासला तय कर लेती है, उतना ही फासला। ठीक हो गया? अच्छा, तो आपका सोलर सिस्टम इज एक्चुअली इन द ओरियन सिग्नस आर्म, and it can't get more shameful than this that most of you did not know your address till today. आज ही आपको पता लगा है कि आपका सोलर सिस्टम का एड्रेस क्या है मिल्की वे में।
So I don't want you to forget this ever again, that the solar system is situated in which arm of the galaxy? I want you all to type so that I know कि आपको पता लग गया है. ओरियन, सिग्नस आर्म. ठीक है. वेरी गुड. तो आज आप लोगों को अपना एड्रेस पता लग गया. आई होप दिस लेक्चर was worth it, because आज तो आपने अपना एड्रेस जो है ना वो आपने सीख ही लिया. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पाइरल गैलेक्सी, जिसकी एग्जाम्पल है हमारी मिल्की वे. तो हमसे नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? हमारी जो नेबरिंग. अब इस्लाम में पड़ोसियों के तो बड़े हकूक हैं, बट इट्स जस्ट सैड कि हमें अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं मालूम. एंड्रोमेडा. यस, मेक्स मी हैप्पी. आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों को पता है. यू डू हैव सम नॉलेज. ठीक है. द नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे, मिल्की वे की जो नेबरिंग गैलेक्सी है, दैट इज एंड्रोमेडा. And Andromeda is actually approaching towards Milky Way at a speed of 100 kilometers per second. I mean, like अभी एक सेकंड गुजरा ना, उसने 100 किलोमीटर का फासला तय कर लिया होगा. And if it keeps on approaching towards us, this picture is imaginary because you can never get out of the Milky Way for the reason कि मिल्की वे से निकलने के लिए सिर्फ आपको 180 से 200 180 से 2 लाख, मतलब 180 से लेके 200,000 लाइट ईयर्स आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तब आप मिल्की वे से बाहर निकल सकेंगे. सर आपके लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं? कि मेरे लेक्चर इतने अच्छे हैं जो यूट्यूब पे लगने के काबिल हैं. मेक्स मी हैप्पी. या अच्छा, आई एम ग्लैड यू ऑल थिंक लाइक दैट. हाँ भाई, एक तो ये मुझे बताएं कि आप लोगों ने कलेक्टिवली कोई फैसला किया हुआ गलत चीजें टाइप करने का? ऑफ कोर्स नहीं होता. ऑफ, ये देखें मैं आपके लिए एवरीवन में टाइप करूं. ऑफ कोर्स नहीं होता. ऑफ कोर्स का मतलब है यू आर ऑफ द कोर्स. बिल्कुल नहीं. ऑफ कोर्स होता है. या देयर इज ओनली वन एफ. जिसको मैं देखता हूं ना वो OFF ही लिखता है. क्यों भाई? ऑफ द कोर्स मीन्स यू आर ऑफ द कोर्स, जिसका मतलब है कि बिल्कुल नहीं. एब्सोल्युटली नॉट. दिस इज ऑफ द कोर्स. या रिमेंबरिंग मीरा. या एग्जैक्टली. ठीक हो गया. ओके. तो should I make a YouTube channel? Yeah. Channel. Hopefully we'll be able to collaborate on some date in future and make a YouTube challenge. YouTube channel, not challenge. You are missing my USA history classes. अच्छा, have I taught you US history? हाँ, रुके. क्या बात हो रही थी? बात ये हो रही थी, वो एंड्रोमेडा की बात तो रुकी गई. I got carried away because somebody said my lectures are YouTube worthy. अच्छा, getting back to what we were studying, हम ये पढ़ रहे थे कि हमसे जो नियरेस्ट नेबरिंग गैलेक्सी है, उस नेबरिंग गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा. ठीक है. और वो हमारी तरफ अप्रोच कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 4.5, सॉरी, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट एट 100 किलोमीटर्स पर सेकंड के हिसाब से. ठीक है. और अगर ये इसी रफ्तार से चलती रही तो इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 4.5 बिलियन ईयर्स पड़ोसी क्या करते हैं? हमारे यहां पड़ोसी क्या करते हैं? हमारे यहां पड़ोसी क्या करते हैं? लड़ाइयां करते हैं ना. हाँ, कब्जा करते हैं, आ जाते हैं मिलने, लड़ाई करते हैं.
इन सब में लड़ाई का जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, कोऑपरेट तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो मिल्की वे और एंड्रोमेडा भी यही कर रही हैं, आके एक दूसरे से टकरा जाएंगी, ठीक है। सो इन 4.5 बिलियन ईयर्स द टू गैलेक्सीज विल कोलाइड, बट द गुड थिंग इज दैट नन ऑफ अस विल बी अलाइव। जो होगा वो जाने और काम जाने, हमें क्या। Of course, there will be no life after 4.5 billion years because जब इस तरह से आपकी टक्कर होगी और 4 ट्रिलियन स्टार्स जाके और बकाया इसी साइज की गैलेक्सी में क्या कहते हैं पंजाबी में क्या कहते हैं नस बज जाएंगे, तो फिर तो बहुत तबाही होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4.5 बिलियन ईयर्स तक बात जाएगी, उससे पहले ही कहीं कयामत बर्पा हो जाएगी। लेकिन आपसे वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं ना कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मिल्की वे। तो फ्यूचर ऑफ मिल्की वे विल बी दैट एंड्रोमेडा और नेबरिंग गैलेक्सी इज एक्चुअली हेडेड टुवर्ड्स अर्थ at a speed of 100 kilometers per second, which means that around 4.5 billion years it will collide with Earth. Sir, according to the Google, the speed is 300 kilometers per second. चलें ठीक है, I might be wrong. I'll confirm it and then get back to you on this. लेकिन आइडिया आपको कन्वे हो गया कि इतने स्पीड से वो बढ़ रही है आगे, और 4.5 बिलियन ईयर्स में हमारी गैलेक्सी और वो गैलेक्सी आपस में पड़ोसियों की तरह टकरा जाएगी, एंड टेक्स्ट बुक परफेक्ट नेबर साबित होंगे ये, बिकॉज दे फाइट विद ईच अदर। एंड देन अगर वो आपसे क्वेश्चन करें कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ मिल्की वे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि फिर जो गैलेक्सी बनेगी वो होगी मिल्कोमेडा। आई लाइक दिस नेम, मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा, हाँ, मिल्कोमेडा। हाँ बिल्कुल, हमारी भी जा रही होगी। हाँ, वैसे हमें ये नेम सजेस्ट करना चाहिए, मिल्कोमेट इज अ नाइस नेम फॉर द न्यू गैलेक्सी, ठीक है। हाँ, तो अब जो है ये आपको क्लियर हो गया। तो एक टाइप तो है स्पाइरल गैलेक्सी का, दूसरा टाइप है एलिप्टिकल गैलेक्सी। मतलब आप जिधर से भी इसको देखें दूर से, इट हैज एन एलिप्सोइडल प्रोफाइल। ये अंडे की तरह आपको नजर आएगा, लुक्स लाइक एन एग। तो आपने ये नहीं लिखना दैट इट लुक्स लाइक एन एग, ऑल दैट यू हैव टू से इज दैट इट हैज एन एलिप्सोइडल प्रोफाइल, हैज एन एलिप्सोइडल प्रोफाइल। बिल्कुल फातिमा, ऐसा ही होगा। द टू गैलेक्सीज विल कोलाइड एंड दे विल फॉर्म अ न्यू गैलेक्सी, अ टोटली न्यू गैलेक्सी। एंड अकॉर्डिंग टू सम द न्यू गैलेक्सी विल बी एलिप्टिकल इन शेप, मतलब ऐसी दिखेगी जब दोनों गैलेक्सीज मर्ज हो जाएंगी। दे विल लुक एलिप्टिकल। अब तो दोनों स्पाइरल है ना, एंड्रोमेडा भी स्पाइरल है और मिल्की वे भी स्पाइरल है। तो जब ये आपस में टकरा जाएंगे, सो द न्यू गैलेक्सी विल एक्चुअली लुक लाइक elliptical galaxy। ठीक हो गया। हाँ, इसका कोई आम नहीं होता ना, दूर से आपको देखें ना एलिप्सोइडल प्रोफाइल की तरह लगता है। जी जी, मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा, प्लीज बी ए लिटिल पेशेंट। मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा और मैं आपको मैगजीन्स भी बता दूंगा दैट यू कैन एक्चुअली स्टडी, ठीक है। ये है लेंटिकुलर, द थर्ड टाइप इज लेंटिकुलर। इसमें एलिप्सोइडल भी होता है बीच में, आप देखें, और ये मिल्की वे की तरह इसकी आर्म्स भी निकली होती हैं लाइक दिस। So it has the characteristics and features of the previous two galaxy types. Yes, elliptical galaxies do exist.
एंड सो डज लेंटिकुलर गैलेक्सीज। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये उन्होंने देख के, दूर से देख के, टेलीस्कोप्स में देख के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बताया। ठीक है। और तीसरी जो अब उन्होंने रिसेंटली ऐड की है वो है इररेगुलर गैलेक्सी। अब मुझे ये बताएं ये इररेगुलर क्यों है? व्हाट डू यू थिंक? आई मीन लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज इट इररेगुलर? हाँ, बिकॉज द ग्रेविटी इज वीक। ग्रेविटी इतनी है कि ना तो वो इनको डिस्पर्स होने दे रहा है, और ग्रेविटी फिर इतनी भी नहीं है कि इनको एक रेगुलर शेप में लगा ले। ठीक है। ये कौन कह रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल नेब्यूलाई? नहीं भाई, नेब्यूलाई तो बहुत छोटा है, ये तो पूरी एक गैलेक्सी की शेप आपको दिखाई दे रही है। ये तो नेब्यूलाई इज टोटली डिफरेंट। ये इसीलिए सारे स्टार जो इधर उधर फैले हुए हैं और इनकी कोई शक्ल नहीं है, क्योंकि बीच में एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक होल नहीं है। और अगर कहीं पे ब्लैक होल मौजूद भी है इसमें, तो वो दैट इज वेरी वीक। ना तो वो इन स्टार्स को डिस्पर्स होने दे रहा है, इतनी ग्रेविटी जरूर है कि इनको पकड़ के रखा है, लेकिन इतनी ग्रेविटी नहीं है कि वो इनको एक रेगुलर डेफिनेट शेप में लगा सके। तो अब आपके पास कितनी टाइप्स हैं? बेसिक जो आपके पास गैलेक्सी की टाइप्स थी, स्पाइरल, number 1. Number 2 is elliptical, which has an ellipsoidal profile regardless of the viewing angle. आप कहीं से भी देखें, it will look like an egg. The third one is lenticular, जिसमें आपके पास ellipsoidal as well as आपके पास spiral दोनों की खसूसियात होती हैं. And the fourth one is the irregular galaxy, which means the gravity is so weak that it can't arrange all the stars and structures in a definite pattern, but at the same time it's strong enough to not allow the stars to scatter away. नहीं, ब्लैक होल इसमें होगा, but that might not be very big sizable black hole. समझ आ गई आपको? So here are some facts about the Milky Way. टर्मिनोलॉजी क्या टफ? नहीं भाई, क्या टफ है टर्मिनोलॉजी में? सिंपल सी तो चीजें। आप लोगों ने क्या पढ़ लिया ऐसे? ब्लैक होल के बारे में पढ़ा, आपको ऑलरेडी पता था। स्टार्स के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा था। सिर्फ स्टेलर रेमिनेंट्स का आपने सीखा है, और आपने सीखा है नेब्यूलाई के बारे में। बाकी प्लैनेट्स, डार्क प्लैनेट्स, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, और आपकी जो क्या कहते हैं सैटेलाइट्स वगैरह, वो तो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है ना? और फिर आपने आज सीखा कि मिल्की वे है आपके पास, और एंड्रोमेडा है। ठीक है। अब फिर आपने सीखा कि टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज कौन सी हैं। तो एक आपके पास है स्पाइरल, दूसरी आपके पास है एलिप्टिकल, थर्ड लेंटिकुलर, और फोर्थ इररेगुलर। जिस आर्म में हम लोग रहते हैं दैट इज ओरियन सिग्नस आर्म। ओरियन सिग्नस आर्म। ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें कुछ सैलिएंट फीचर्स बताएं मिल्की वे के। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ गैलेक्सी? स्पाइरल गैलेक्सी। वेरी गुड। फिर मुझे ये बताएं कि मैंने आपको क्या बताया कि इसका डायमीटर कितने साल का है, कितने लाइट ईयर्स का है? 100 to 100 नहीं भाई, वो तो उसका जो चक्कर ब्लैक होल के इर्द गिर्द कितने सालों में काटेगा वो है 250 से 270। इसका डायमीटर देखिए ना, ये आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। ये अगर मिल्की वे है तो इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डायमीटर है।
और आपका स्टार कितने सालों में ये चक्कर कंप्लीट करेगा अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये जो चक्कर कंप्लीट करेगा वो 250 से 270 साल में कंप्लीट करेगा अराउंड दी ब्लैक होल सेंटर। और इसका डायमीटर जो है ये 100 से लेके 180 लाइट ईयर्स है, मतलब जितना 2 लाख साल में लाइट ट्रेवल कर सकती है उतना इसका डायमीटर है रफली। अब आपको ये एम्बिग्विटी क्लियर हो गई है? किसी ने इसमें दो तीन लोगों ने बीच में 250 टू 270 भी लिख दिया। हाँ बिल्कुल ये क्लियर है, आपने कंफ्यूज नहीं करना इसको। ये कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे ख्याल से ब्लैक होल में ही बैठे हुए हैं। ये वेटिंग लिस्ट से इनको हटा दें अगर आप हैं अभी यहाँ पे तो। चलो ठीक हो गया। तो ये इसका सेकंड फीचर है कि इसके डायमीटर इतना है। थर्ड फीचर इसका ये है कि इसमें कितने स्टार्स हैं, अभी मैंने आपको बताया। रफली उन्होंने बताया है कि 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन यानी कि 100 बिलियन से 400 बिलियन के दरमियान स्टार्स इसमें हो सकते हैं। सो इट इज अ जायंट गैलेक्सी। छोटी मोटी गैलेक्सी नहीं है, बहुत बड़ी गैलेक्सी है। ठीक हो गया? इट्स अ वेरी 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 बिग गैलेक्सी। Yes, I said 4 trillion, which means 400 billion. ये थर्ड लाइन देखें ना, 100 billion is 1 trillion. क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? क्यों आप लोग मेरे अरमानों पे पानी फेर रहे हैं? मुझे बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से। फिर आप लोग बीच में कोई ऐसा सवाल करते हैं कि जो मेरी उम्मीदें हैं उस पर पानी फिर जाता है, वो भी ठंडा। या ऑल राइट। तो Oh, I've gained like 9 followers on Instagram. ये आप लोग ही हैं? हाँ। Amar, are you in the class? If you are there, please text me. हमारा आप क्लास में है? अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा ये आप लोग जब इसको पढ़ लेंगे ना 6-7 सेशंस आपके हो जाएंगे और फिर आप इंस्टाग्राम पे, मैं भी जब भी व्हेनेवर आई ओपन दी इंस्टाग्राम तो मेरे फीड पे जो यू नो हाउ एल्गोरिथम वर्क्स राइट, तो फीड पे जो है कभी मीटियोर के बारे में आ रहा होता है, कभी उस पर आ रहा होता है अबाउट द नियरेस्ट बीटल जूस के बारे में बहुत आता है, और कभी कभार वो आ रहा होता है अबाउट क्या है, हाँ भाई इट्स साद अफरीदी 00। अच्छा तो कभी कभार उसमें आ रहा होता है अबाउट अभी जो मैंने लास्ट टाइम देखा था इट वाज अबाउट द बाइनरी सिस्टम स्टार। दो स्टार्स हैं जो जुड़े हुए हैं। हैव यू पीपल हर्ड अबाउट इट? इट्स रियली अमेजिंग। मैं आपको कुछ पेजेस बताऊंगा, वो पेजेस आप लाइक कीजिएगा। इट्स रियली 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 नाइस। उसमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको आ रही थी एंड यू नो व्हाट फील्स गुड इज़ कि वो आपको समझ आ रही होती हैं, वो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं। अब अगर आप यहाँ से आपको कोई पोस्ट फॉरवर्ड कर दे और आपको समझ ना आए तो यू वुड बी लाइक ओके चलो ठीक है, बिकॉज वो आपको समझ नहीं आती। लेकिन जब आपको समझते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो इट फील्स रियली गुड। आई टेल यू अबाउट सम रियली गुड पेजेस ऑन ऑन इंस्टाग्राम, आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो आई मीन लाइक इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग
Who is HP? HP is requesting the remote control of your screen. Do I know you? Who's HP? कौन है ये? मैम अबीर, ये कोई इसको हम हमारे सिस्टम को हाईजैक करने तो नहीं आ गया कोई बंदा? This usually happens. इन्हें ना परमिशन नहीं है, if they click on any button तो पहले हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी. It's up to us, either we are going to accept it or deny it. अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया. अच्छा, स्क्रीन का रिमोट कंट्रोल भी होता है, मुझे आज पता लगा है. ऑलराइट, तो हाँ, अब देखिए, मैंने आपको एक और अबाउट नोट्स कीपिंग मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना, उसके तो आपने बड़े डिटेल्ड नोट्स बनाने ही हैं. लेकिन जो चीज़ें इस तरह की हैं कि दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट येट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट टोटली ओमिट देम, तो उसका आपने क्या करना है कि उसके आपने ना बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं. 8-10 बुलेट पॉइंट आपको याद हों, यू कैन जस्ट अरेंज इट in the form of a regular answer. ठीक है, फॉर एग्जांपल. और जो आपका ये जो है क्या कहते हैं, ये जनरल साइंस है ना आपकी, जनरल साइंस में हर क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स का आता है. रेयरली कोई ऐसे होते हैं ना कि वो उन्होंने 5 मार्क्स का दिया, वरना वैसे हर क्वेश्चन को उन्होंने स्प्लिट किया होता है. तो 3 मार्क्स का एक पोर्शन, 2 मार्क्स का एक पोर्शन, 1-1 मार्क का एक-एक पोर्शन. तो उसमें अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में 8-10 बुलेट पॉइंट्स पता हो, तो आप समझ लें कि आपको काफ़ी सारा आता है उसके बारे में. इसमें आपने क्वेश्चन सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखना होगा. फुल क्वेश्चन हमेशा लिखा करें जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं. आई मीन लाइक सेविंग 30-40 सेकेंड्स वुड डू यू नो गुड. तो आप फुल क्वेश्चन लिखा करें, बिकॉज दिस रियली फैसिलिटेट्स द चेकर, द एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर पेपर. जब आप उसको फैसिलिटेट करेंगे ना, फिर वो आपको भी फैसिलिटेट करेंगे. नंबर 1. नंबर 2, जब आप आंसर लिखें तो हेडिंग्स एंड रूब्रिक्स आपने मस्ट डालनी है. ठीक है, अपना आंसर जो है वो आप बिल्कुल पैराग्राफ फॉर्म में फिर लिख लें, हेडिंग्स डालें उसमें. अच्छा, अब हेडिंग्स का ये मतलब नहीं कि हर 2 लाइनों बाद आपने एक हेडिंग डाली हो. आई मीन लाइक इट शुड बी अ डिसेंट नंबर ऑफ हेडिंग्स इन रूब्रिक्स. ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपने बम्बार्डमेंट नहीं करनी हेडिंग्स की. फिर आप जब उसको लिख लें तो आपने उसके साथ एक फ्लो चार्ट बना लें. अगर डायग्राम उसके साथ बनती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनती तो फ्लो चार्ट ज़रूर लिखा करें. फ्लो चार्ट्स डू ऑल द मैजिक दैट यू नीड. वो आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं. इट्स जस्ट फिगर फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वट एवर यू हैव रिटन. वो उसकी फिगर फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन है. फ्लो चार्ट्स आसान होती है ना. फ्लो चार्ट वही होता है जो आप एक लिखते हैं, फिर एरो लगाते हैं, फिर उसके नीचे दूसरा लिखते हैं. अगर उसमें स्प्लिट होना हो तो स्प्लिट कर लेते हैं 2 एरोस के थ्रू, नहीं तो वो आप उसी तरह बना लेते हैं, सर्कुलर फॉर्म में बना लेते हैं या स्ट्रेट फॉर्म में बना लेते हैं. ये फ्लो चार्ट होता है. कैसे बनाने, यही तरीका है उसका. ठीक है, तो अब जो मिल्की वे है इसके बारे में देखें. सबसे पहले विच टाइप ऑफ द गैलेक्सी इज दिस? नंबर 1. जल्दी जल्दी टाइप करें ताकि आगे बढ़े. स्पाइरल, गुड. नंबर 2, मुझे ये बताएं कि इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है बिटवीन 100 and 180,000 लाइट ईयर्स. गुड. इसमें कितने स्टार्स हैं? It has up between 100 and 400 billion stars. 400 billion stars या 1 to 4 ट्रिलियन स्टार्स. ठीक है, अच्छा. फिर आप मुझे ये बताएं कि इसके कौन से आर्म में हमारा सोलर सिस्टम है? इट इज़ होम टू सोलर सिस्टम, 5th पॉइंट. एंड द सोलर सिस्टम इज स्टेशन्ड इन द ओरियन सिग्नस आर्म ऑफ द मिल्की वे. और फिर आपने ये बताना है, फिर आपने ये बताना है दैट इट कंप्लीट्स इट्स revolution around the galactic center in about 250 to 270 million terrestrial years.
ये जो बात आपके लिए लास्ट पॉइंट में यहां लिखी है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सोलर सिस्टम टू द सेंटर ऑफ द मिल्की वे इज रफली 27,200 लाइट ईयर्स। वो आपसे ये कह रहा है, रुकें, ओ भाई, फ्लो चार्ट बहुत आसान चीज है, कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है। वो आपसे जो लास्ट पॉइंट आपसे कह रहे हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सोलर सिस्टम अप टिल द गैलेक्टिक सेंटर, यानी कि ब्लैक होल तक अगर आप यहाँ से आज रवाना हो जाए और स्पीड की लाइट से चलते स्पीड ऑफ लाइट से आप चलते रहें या लाइट की स्पीड से चलते रहें, तो कितने साल में आप गैलेक्टिक सेंटर तक पहुंच जाएंगे? इट विल टेक यू 27,200 years to reach द गैलेक्टिक सेंटर। अब ये 3-4 फिगर्स को आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। एक तो ये इसका डायमीटर विच इज बिटवीन 180,000 लाइट ईयर्स, नंबर 1। नंबर 2, the sun will complete its revolution around the galactic center in 250 to 270 million terrestrial years, ठीक है? And the distance between the solar system and the galactic center is 27,200 light years. ये 3 वैल्यूज आपको क्लियर हो गई? बस ये आपकी मिल्की वे के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसको बुलेट पॉइंट्स में याद कर लेंगे, इसमें कुछ मुश्किल है? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग डिफिकल्ट इन इट। 4-5 बुलेट पॉइंट्स हैं। लास्ट बात यही है भाई, गौर से देख लें इसको। आप जहां सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, आपका सूरज, यहां से अगर आप रवाना हो जाएं तो गैलेक्टिक सेंटर यानी कि ब्लैक होल तक आप कितने सालों में पहुंच जाएंगी? ये आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर, दैट इज 27,200 लाइट ईयर्स। Has someone been to galactic center? No, I don't think so, because it would at least take them 27,000 साल। तो इतनी तो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी नहीं है, रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री भी इतनी नहीं है। और अगर आज से भेजेंगे तो जो 27,000 साल बाद आएंगे उनको ही पता लगेगा। टेरेस्ट्रियल ईयर वो हैं जो आपके 365। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका एक साल कितने कितने दिनों का होता है? ये टेरेस्ट्रियल ईयर है। योर टेरेस्ट्रियल ईयर इज हाउ मेनी डेज? 300 एंड गुड 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 गुड। माशाल्लाह, सिवाय मिशाल के आप लोग सब बहुत नालायक हैं। और अब मुझे पता लग रहा है कि कितनी आपको ज़रूरत है मेंटोर की और क्लासेस की। ये उम्रें हो गई, आपको पता नहीं है कि साल में कितने कितने दिन होते हैं। A typical year has 365.25 days। ये आपका एक साल है, मैंने किसको लिख के भेज दिया। मतलब आपकी जो टिपिकल ईयर है दैट इज 365 डेज एंड 6 आवर्स। हाँ जी, 365 years and 6 hours। नहीं, हाफ डे नहीं, 1/4 ऑफ अ डे। 6 आवर्स 1/4 हो गए ना। 6 12 12 और 12 24। ये आप A typical year is 365 days and 6 hours। इसीलिए जब आप ये 6 घंटे जमा करते हैं, चौथे साल से एक एक्स्ट्रा डे बन जाता है और वो आपका लीप ईयर हो जाता है। तो इसको लीप ईयर का एक्स्ट्रा डे काउंट करना क्यों जरूरी है? सो व्हेन क्लियोपेट्रा वेंट टू रोम टू मीट सीजर, तो सीजर ने उससे कहा कि जो हमारा 365 डेज, मैंने ईयर्स लिख दिया है, मिसटाइप हो गया होगा, बट टिपिकल ईयर में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। अगर आप 6 घंटे एक्सपेक्ट
नहीं कर रहे कि ये नहीं होते, और अगर आप 6 घंटों को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो इट मींस कि लीप ईयर में जो 29 फरवरी आती है आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे उसको। ये जो 6 घंटे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन बताएगा? कैन समबडी टेल मी? हु कैन टेल मी? हाँ, तो ये एक दिन लीप ईयर में क्यों काउंट करना जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये आप काउंट नहीं करेंगे, नो नॉट फॉर एक्स्ट्रा स्लीप, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप काउंट नहीं करेंगे तो फिर इसका हशर वही होगा जो आपके लीनर कैलेंडर का है। आपका कमरी साल जो है ना, देखें कभी रमज़ान दिसंबर में आता है, कभी जनवरी में आता है, कभी वो अक्टूबर में आता है, फिर अप्रैल जून था, फिर जुलाई थी, फिर अब घूम घूम के वो अप्रैल तक आ गया। द ल्यूनर कैलेंडर इज नॉट स्टेबल। लेकिन जॉर्जियन कैलेंडर को आप देख लें, मजाल है जो स्प्रिंग या विंटर जो है अपने टाइम से हिल जाएं। ठीक है, तो वो जो क्या कहते हैं विंटर है, कौन से मंथ में आता है? दिसंबर में आ जाता है। जून जुलाई में भी तो विंटर आता है ना। ये देखें, पूछ रहे हैं किधर आता है। ऑस्ट्रेलिया में। जून एंड जुलाई आर दी कोल्डेस्ट मंथ। आपको इतना नॉलेज नहीं, आपकी जितना नॉलेज नहीं है हमारे पास अभी। नहीं भाई, इसमें तो ये तो जनरल नॉलेज की बात है। ऑस्ट्रेलिया में जो है जून जुलाई में सर्दी होती है और ऑपोजिट पोल पे तो गर्मी होती है। इसके लिए आपको सीएसएस का सिलेबस तो नहीं पढ़ना। अच्छा, एनीवे हाँ, तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी भाई के, लेट मी जस्ट मूव दिस टेबल। ऑलराइट, तो बात ये चल रही थी who was the last queen of Egypt. When she went to Rome, Caesar told her कि हमारा जो जॉर्जियन कैलेंडर है ना, ये स्टेबल नहीं है। दिसंबर कभी जो है वो गर्मियों में आता है, कभी सर्दियों में आता है, कभी स्प्रिंग में आता है। तो it is said that Cleopatra, Egyptians who were well ahead of the rest of the nations at the time, उसने कहा कि आपने ना साल में ये 6 घंटे जो ये कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो जब आप 6 घंटों को कंसिडर करेंगे साल में, तो 4 साल में से एक एक्स्ट्रा डे बनेगा। तो अगर आप वो काउंट करेंगे तो फिर आपका कैलेंडर स्टेबल रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा। वरना तो आपका कैलेंडर घूमता रहेगा, क्योंकि 4 साल में आप एक दिन हड़प कर जाएंगे, खा जाएंगे, फिर अगले 4 साल में आप 2 दिन खा जाएंगे, दूसरा लीप ईयर होगा ना, फिर 12 साल में आप 3 दिन खा जाएंगे। तो इस तरह से 36 ईयर्स में तो आप जो है ना ये घूम फिर के वापिस उसी पॉइंट पे आएंगे। मतलब अगर अभी दिसंबर आप देखें ना, रमज़ान जो है दिसंबर में होता था, तो आफ्टर 36 ईयर्स वो वापस अपनी जगह पे आएगा, दिसंबर में होगा। जब जून जुलाई में था, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर 36 ईयर्स लेटर इट विल अगेन बी इन जून जुलाई। तो ये मूव करता रहेगा। तो इसीलिए योर टिपिकल ईयर इज 365 days and 1/4 of a day, which is 6 hours। तो अगर आप इसको काउंट नहीं करेंगे तो फिर आपका जियोर्जियन कैलेंडर भी घूमता रहेगा, फिक्स नहीं होगा। When was this amendment done to the calendar? I think probably some 3,000 years ago in the time of Cleopatra. समझ आ गई आपको या नहीं आई? अब आपको पता लग गया कि लीप ईयर क्यों आता है, 29 ऑफ फेब क्यों होता है?
And who gave this knowledge to the Europeans, to the Romans? The Egyptians did, right? तो चलें आज अच्छा आई एम वेरी ग्लैड आपको पता लग गया कि हमारा जो टिपिकल ईयर है दैट इज 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक हो गया। तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ मिल्की वे एंड अब मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो दिखाऊंगा दैट विल टेक यू थ्रू दी मिल्की वे। कहाँ गया? रुकें, इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। I'll see you all next time. आवाज आ रही है आप लोगों को? At the heart of the solar system is our closest star, the Sun, an enormous blazing sphere of glowing plasma that provides light and warmth to our planet. But although it is special to us, it is just one of hundreds of billions of stars that make up the Milky Way galaxy. ये देखें, अगर आप मिल्की वे में जा रहे हैं ट्रैवल करें तो आपको इस तरह से स्टार्स नजर आएंगे, ये सारे। सो आवर सन इज जस्ट वन ऑफ दी स्मॉल डॉट्स जिसके इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। बहुत हमें तोप चीज नजर आती है ना सन यहाँ से, तो बट इट इज वन ऑफ दी स्मॉलेस्ट स्टार्स एंड इट इज वन ऑफ द 4 ट्रिलियन स्टार्स। इस तरह से जब आप मिल्की वे में जा रहे होंगे, स्टार्स आर so much, you know, they're sort of sprinkled everywhere. नजर आ रहे हैं आपको? Solar system is located on the inner edge of a vast spiral arm, and like all of our neighbouring stars and their orbiting planets, we are hurtling through space, rotating around the very middle of the galaxy, a strange region known as the galactic center. ये अब आपको मिल्की वे नजर आ रहा है? ये गैलेक्टिक सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है? The Milky Way received its name because it appeared to ancient observers to be a milky band of light, a cosmic roadway stretching across the night sky. But if we could view the galaxy from above, then it would look like an enormous glowing spiral about 100,000 light years wide. देखें तो Galaxy about wide. Our solar system is in the Orion Spur Arm and is approximately 26,000 light years away from the galactic center, a journey that would take you more from our vantage and 50 million years if you could travel at the same speed as the interstellar spacecraft Voyager 1, our most objects, all concentrated with blending with a straight area isn't easy to spot from Andromeda galaxy.
It took until the mid-20th century before astronomers confirmed where the center was truly located. But it wasn't until the introduction of infrared telescopes that we finally got a glimpse of what this bizarre region really looks like. In infrared light, the dust or smog that blocks our view of the core becomes virtually transparent, fading away to reveal the wonders of the galaxy's chaotic heart. Spectacular panoramic infrared images. This one from magnificent structures and objects that exist within this active region. The image spans an area 890 light-years wide and exposes hundreds of thousands of stars crowded into the swirling core of the Milky Way. The old, cooler stars can be seen as blue dots, while massive stars have a reddish hue. Bright and dark clouds are visible, many of which harbor stellar nurseries, and giant, mysterious lobes of dust can be seen extending away. कह रहे हैं आपको ना कि डस्ट के आपको गुबार के आपको बड़ी बड़ी बॉडीज नजर आएंगी विच आर दी स्टेलर नर्सरीज समझ आ गई आपको या नहीं आई The plane of the galaxy. By adding this image to the data collected by other telescopes, we can get a much crisper view. This composite infrared image combines 100 light-years found anywhere. A completely different look at the galactic center. This colorful image from the Chandra X-ray Observatory and the Meerkat Radio Telescope show us threads of superheated gas and magnetic fields weaving a tapestry of energy. Within this cosmic masterpiece, each X-ray dot or feature represents an energetic source, from neutron stars to black holes, and even white dwarf stars. Heather, this is the lecture. This is the end of the lecture. This is what I have to teach you. We're not moving anywhere else. Tearing material from companion stars. But the most intriguing feature found within the galactic center is concealed within all of this bright cosmic energy and matter, because at the very core of the galaxy, there is a monster, a supermassive black hole called Sagittarius A star. ये आपका ब्लैक होल है। black hole is an... अच्छा, अब आप लोगों ने ये सुना होगा कि ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल से कोई भी चीज़ बाहर नहीं आती। नथिंग एक्चुअली really comes out of the black hole. ठीक हो गया? ये आप लोगों ने सुना या नहीं सुना? Nothing can escape the black hole, even light. तो आपको चीज़ तो तब नज़र आती है ना कि जब कोई लाइट किसी चीज़ पे पड़े और वहाँ से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास आए। ठीक है? लेकिन अगर ब्लैक होल पे लाइट पड़ जाए तो वो लाइट को एस्केप नहीं होने देता एंड द लाइट डज नॉट कम बैक, इट डज नॉट कम बैक टू यू। तो अगर वो लाइट आप तक वापस रिफ्लेक्ट होके आ ही नहीं सकती तो फिर आप ब्लैक होल को देखेंगे कैसे? तो अब जब हम देख नहीं सकते तो हमने अंदाजा कर, ठीक है? तो उसके लिए जब भी वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर द salient features of a black hole, number 1, it has an event horizon. ये इसका horizon है, इसका border है। तो any event which happens, कोई चीज इस border को हो रहा है, that event will never be available to the outside world. आपको बात समझ आ गई? It has an event horizon. अगर कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल स्टार इसको क्रॉस करके आ जाती है और इसके अंदर गिर जाता है स्टार, इफ अ स्टार क्रॉसेस दिस बाउंड्री एंड इट फॉल्स इनटू द ब्लैक होल, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इवेंट विल नेवर बी अवेलेबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो उसके साथ फिर क्या हुआ? बिकॉज लाइट इससे एस्केप नहीं हो सकती तो हम देख नहीं सकते कि फिर हुआ क्या। सो इट हैज़ दिस इवेंट होराइजन। समझ आई? ये इसका होराइजन है एंड एनी इवेंट विच हैपन्स पास्ट दिस होराइजन, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट विल नेवर बी अवेलेबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो एस्ट्रोनॉमर्स एक्चुअली देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्स और कुछ चीज़ें इधर उधर मौजूद होती हैं, बट आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स दे डिसअपीयर एंड नोबडी नोज व्हाट हैपेंड टू दैट ऑब्जेक्ट, दैट मैसिव सुपर मैसिव बिग स्टार को क्या हुआ।
हमें अपना सन बहुत बड़ा नजर आता है ना, सन यहाँ से तोपचीज आपको नजर आती है कि बहुत बड़ा है, बट सन इज एक्चुअली वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टार्स। सन से बहुत बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं, सन एक छोटा स्टार है, रिलेटिवली स्मॉल, इट इज वन ऑफ द स्मॉल स्टार्स। ठीक है, तो अगर बड़े बड़े स्टार्स इसको क्रॉस कर लें, दे फॉल इनटू द ब्लैक होल, तो ब्लैक होल इन्हीं चीजों को खा खा के बड़ा होता है, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग बिगर एंड बिगर। ठीक है, तो but information about that event will never be available to the outside world. No, I will not be covering ability portion with you because I'll only be able to teach you the science wala portion because I'm usually busy and I don't have enough time. तो जितना टाइम हो सकता है उसमें आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से साइंस ही कवर हो सकेगा। How would we come to know that there is a black hole? तो सकीना यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहानी ख़त्म हो गई। आप पूछ रही हैं कि जुलेखा मर्द थी या औरत था, तो भाई जुलेखा औरत थी। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ब्लैक होल तो दिखाई नहीं दे सकता, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ब्लैक होल मौजूद है? ब्लैक होल को आपने उसके साइंस के थ्रू रिकग्नाइज करना है। ठीक है ना, वो साइन क्या है? वो साइन यही है कि यहाँ पे कभी कभार कोई ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स और समथिंग इज एक्चुअली प्रेजेंट हियर एंड देन आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स साइंटिस्ट्स दे लूज अ ट्रैक ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वो कहाँ गया? जाहिर बात है वो इधर करीब था, उसने होराइजन को क्रॉस किया, इस बाउंड्री को क्रॉस किया और गिर गया। बट इट्स जस्ट दैट व्हेन दैट हैपेंड we were not able to see it, क्योंकि यहाँ से अंदर कोई चीज़ escape नहीं कर सकती, not even light. So if light cannot escape, you will never be able to see. If light is not reflected back, you'll never be able to see. It is not imaginary, it is there. It is very much there. ये है इसका point number 1. It has an event horizon. It has a what? सर डार्क एनर्जी का भी बता दें। अब मुझे ये बताएं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपने आधा पढ़ा नहीं है, वो जो पढ़ाया है वो भी आपको समझ नहीं आ रही, आप लोग डार्क एनर्जी तक पहुंच गए। डार्क मैटर नॉट डार्क एनर्जी, निकल आइए तावीज गंडों से, वो डार्क एनर्जी होती है। हाँ हाँ, फेवरेट टॉपिक, हाँ फेवरेट टॉपिक तावीज गंडे। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा तो देखें, ब्लैक होल का एक तो होता है आपके पास ये इवेंट होराइजन। जब इस होराइजन को कोई भी चीज क्रॉस करेगी, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इवेंट विल नेवर बी अवेलेबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई चीज इसमें गिरती है, इससे कोई चीज एस्केप नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर वेरी वीक रेडिएशंस कॉल्ड हॉकिंग रेडिएशंस। हॉकिंग रेडिएशंस, कोई भी चीज, ये के नहीं है ये एच है, ठीक है, हॉकिंग रेडिएशंस, कोई भी चीज इससे एस्केप नहीं करती एक्सेप्ट वेरी वीक रेडिएशंस कॉल्ड हॉकिंग रेडिएशंस, जो कि इसको क्रॉस करके इधर आया और ये इसमें गिर जाए और इससे बहुत वीक रेडिएशंस निकल आए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड ये है कि साइंटिस्ट्स ने देखा है कि कंसंट्रेशन जो है स्टार्स की वो सेंटर के गिर्द ज्यादा है, एंड देयर आर स्टार्स हु आर एक्चुअली रिवॉल्विंग एट अ वेरी 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 ग्रेट स्पीड। दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग लाइक क्रेजी। ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि जरूर यहाँ पे कोई एनर्जी है जो कि बहुत हाई है, स्ट्रांग है, इसीलिए वो इनको इस तरह से जोर जोर से जो है ना घुमा रहा है। तो the scientists have seen some 70 to 90 stars revolving at very high speed around a mysterious object at the center. Invisible mysterious object. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हो सकता है कि ब्लैक होल हो।
तो अब मुझे ये बताएं कि अगर वो आपसे पूछें कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स और क्लासिकल साइंस ऑफ अ ब्लैक होल, या प्रूव दैट देयर इज अ ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। Point number one is that the very center of the galaxy has event horizon, not origin, event horizon. It has an event horizon. Number two, ये मैंने किसको, ये तो मैंने शामीन शेख को भेज दिया, रोके। Everyone in meeting, event horizon, ठीक है। नंबर टू, देयर आर हॉकिंग रेडिएशंस, जब भी कोई चीज इसमें गिरती है बहुत फेंट सी रेडिएशंस इससे निकलती हैं, मतलब इससे कोई चीज एस्केप नहीं कर सकती, बट हॉकिंग रेडिएशंस इज एन एक्सेप्शन। बहुत फेंट सी इसमें से बर्फ जैसे होता है, डकार जैसी होती है, ठीक है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, दैट्स and third scientists have observed that some seventh center at high speed, the revolving center, or